जी स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक आपने पढ़ना है दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है आपके पास? जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर हम बात करें तो आपके पास वो रिएक्शन जिनका रेट जो होता है वो डजंट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आपके पास जो होता है रेट जो है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, ये आपके पास क्या कहलाता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहला रहा है आपके पास। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप इसकी देखो तो ये आपके पास एग्जाम्पल एक मौजूद है। कौन सी एग्जाम्पल है? 2NH3 है आपके पास। ठीक है, 2NH3 है। जब ये रिएक्ट आपके पास डिकम्पोज होता है तो ये N2 और 3H2 में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अमोनिया की डिकम्पोजिशन जो है वो N2 और 3H2 में कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, अगर आप क्या करते हो कि इक्वेशन को देखो तो इक्वेशन में पता चल रहा है कि अकॉर्डिंग टू अमोनिया, अमोनिया के अकॉर्डिंग जो है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए हैं ड्यूरिंग अ रिएक्शन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम इक्वेशन को देख रहे हैं तो इक्वेशन में हमें पता चल रहा है कि आपके पास दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कंज्यूम हो रहे हैं, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। लेकिन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, थ्योरेटिकल क्वांटिटी नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोग इक्वेशन को देख के डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। अब जब इस इक्वेशन का एक्सपेरिमेंट किया गया तो हमने देखा कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन इक्वेशन तो हमें कुछ और बता रही है। अगेन वही बात आई कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है। किसके इंडिपेंडेंट है? आपके रिएक्शन कंसंट्रेशन के। तो अगर हम ऐसी इक्वेशन का रेट लिखते हैं तो ऐसी इक्वेशंस का रेट जो होता है वो आपके पास जो मौजूद होता है वो कैसे होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू KNH3, और यहाँ पे लगा दिया नॉट। नॉट का मतलब है जीरो, कि आपका रेट जो है वो अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा इस रिएक्शन के अंदर। तो ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं जी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, इनकी हम डेरिवेशंस देख लेते हैं इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की। क्या डेरिवेशन है वो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपके पास जी? कंसिडर करते हैं हमारे पास क्या है जी? एक रिएक्टेंट है ए, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कोई भी आपके पास एक जर्नल रिएक्शन ले रहे हैं हम लोग, और ये कन्वर्ट हो रहा है आपके पास प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ? अब जब टाइम जीरो था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, हम कहते हैं जब टाइम आपके पास क्या था? जीरो था, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो एट दैट टाइम, इस टाइम पे आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी? जीरो थी। कंसंट्रेशन को हम मोल्स पर लीटर से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, एट दैट टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है आपके पास? जीरो है, जब टाइम जीरो था, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। एट दैट टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करें ए मोल्स पर लीटर से। ठीक है, मोल्स पर लीटर से हम रिप्रेजेंट करें जब टाइम आपके पास जीरो है। अब जैसे ही टाइम अप्रोच किया टी पे अप्रोच का मतलब है कुछ भी है, 5 मिनट्स हुए, 12 मिनट्स हुए, कुछ भी हुआ। जब टाइम टी पे अप्रोच हुआ तो आपके पास कुछ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बन गई जिसे हम एक्स मोल्स पर लीटर से क्या करें? रिप्रेजेंट करें। ठीक है, ऑब्वियसली अब जब प्रोडक्ट बना है वो कैसे बना है? कि जब आपका रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है, कुछ रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है। अगर रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस एक्स मोल्स पर डीएम क्यूब से एट द टाइम इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो ये हमने रिप्रेजेंट किया है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टाइम ए माइनस एक्स। ऑब्वियसली रिएक्टेंट कुछ कंज्यूम होंगे तो आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक्स बनेगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। अगर हम इस इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल, रेट ऑफ रिएक्शन जो है इस इक्वेशन का अगर मैं लिखना चाहूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, मैं लिख रही हूँ माइनस डी ए ओवर डी टी, माइनस डी ओवर डी टी। क्यों मैंने लिखा है माइनस डी ए डी टी? इस वजह से लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन माइनस साइन जो है बेटे वो इंडिकेट कर रहा है, किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट ये रेट लिखा जा रहा है तो माइनस का साइन इंडिकेट हो गया। लेकिन अगर इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट में रेट लिखूंगी तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। पॉजिटिव साइन का मतलब क्यों आएगा? कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है, प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो फिलहाल जो है हम जो रिएक्शन का रेट जो है वो इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट लिख रहे हैं, दैट्स व्हाई आई इंट्रोड्यूस द टर्म ए। ठीक है, और फिर हमें पता है कि आपके पास जो है इक्वल, इक्वल किसके है हमें पता है जी। अभी हमने कहा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आपके पास क्या होगा? ए नॉट की कंसंट्रेशन जीरो आ गई। ठीक है,
तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की जगह हम पुट कर रहे हैं आपके पास -dA over dt, change in concentration of reactant A with respect to time डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ए के, और इसकी पावर जो है वो जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। हमें किस चीज से पता चला? हमें एक्सपेरिमेंट के जरिए पता चला कि आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के। दैट्स व्हाई आई पुट द वैल्यू जीरो। ठीक है, पावर मैंने जीरो लिख दी। ठीक है, अब इसको ओपन करो तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर होता है तो उसको ओपन करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कोई कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, अगर मैं कांस्टेंट लगाऊं तो आपके पास क्या होगा, -dA आ रहा है आपके पास ओवर dt। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर मैं खत्म करूं तो इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, k आएगा। दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट ऑफ दैट रिएक्शन। और साथ क्या आया, a नॉट आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। इसी तरह आप देखो कि अगर मैं इसकी वैल्यू लिखती हूँ कंसंट्रेशन ऑफ ए की, तो कंसंट्रेशन ए की वैल्यू का अगर ऑब्वियसली पावर की वैल्यू जीरो है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, आपके पास जीरो हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, या मैं कह सकती हूँ कि आपके पास ए नॉट इज इक्वल टू वन। जिसकी पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू किस पे जाती है, वन में आ जाती है। तो दैट्स मीन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, कर रहे हैं हम लोग। तो मैं अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ डी एक्स ओवर टी टी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगी, के आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर आपके पास क्या बन गई, 3 बन गई। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 जो है, ये बेसिकली इसमें के आपके पास क्या है, दिस के इज कॉल्ड द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जिसका मतलब क्या है, अब अगर मैं ये लिखूं तो इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब बनता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब मैं देखो प्रोडक्ट की सेंस में लिख रही हूँ, तो तभी मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, पॉजिटिव साइन लगा दिया। ठीक है, तो इट्स मीन दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। इस इक्वेशन का क्या मतलब है कि आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट की है, एक्स हमने प्रोडक्ट को कंसिडर किया था, तो इसकी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, इसको फर्दर आगे लेके चलते हैं कि इसको हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करने से पहले वी शुड हैव टू सेपरेट द वेरिएबल्स। हम इस चीज के क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, देन वी टेक द इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के लिए सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल करेंगे। वेरिएबल कैसे सेपरेट करें, चलें जी वो देख लेते हैं। जी क्या आया आपके पास, डी एक्स आया। हमने क्या किया जी, डी टी की टर्म को हम दूसरी तरफ ले आए, तो आपके पास के डी टी आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब क्या करेंगे जी, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, और ये बात याद रखनी है, इंटीग्रेशन हमेशा वेरिएबल्स की होती है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं होती। दैट्स वाई, इस वजह से मैंने के को जो है क्या किया है, आउटसाइड पुट किया है इंटीग्रेशन से। ठीक है, अब जब dx की इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है वो x आ जाती है, इज इक्वल टू के आपके पास एज इट इज आ गया। और dt की जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है जी, t प्लस सी आ गया। यानी कि आपके पास इस पूरी को जब हमने इंटीग्रेट किया है तो वैल्यू के टी प्लस सी आ गया। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या बन गई, 4 बन गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्या करना है जी, इसमें जो c क्या आया है आपके पास, ये क्या है आपके पास, c जो है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। c इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इन ऑर्डर टू एवेल्युएट द वैल्यू ऑफ c, अब इस वैल्यू ऑफ c को हमने अगर निकालना है तो हमने क्या करना है बेटे जी, बाउंड्री बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करना है। बाउंड्री कंडीशंस को हम क्या करें, अप्लाई करें। बाउंड्री कंडीशंस क्या है कि आपके पास व्हेन, जब आपके पास क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, टाइम इज इक्वल टू जीरो होता है। जब टाइम आपका नहीं अप्रोच हो रहा, नहीं चल रहा, तो आपके पास जो एक्स होता है, प्रोडक्ट की वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल आ जाती है, जीरो के इक्वल आ जाती है। एक बाउंड्री कंडीशन हम लगा रहे हैं कि जब टाइम जीरो है, आपके पास टाइम जो है वो जीरो है, एट दैट टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, जीरो है, तो मैंने एक्स की वैल्यू क्या लगा दी, जीरो लगा दी। अब इस एक्स की वैल्यू को उठाएं, यहाँ से वैल्यूज को उठाएं एक्स की वैल्यू को, और इसे इक्वेशन नंबर 4 में क्या कर दें, पुट कर दें। जब इक्वेशन नंबर हम 4 में क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे, तो क्या होगा, आपके पास एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इज इक्वल टू के है आपके पास, टी की वैल्यू हमने क्या लगाई, जीरो लगाई, इज इक्वल टू प्लस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जब ओवरऑल करोगे तो यहाँ पे आपके पास सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, जीरो के इक्वल आ गई।
ठीक है। बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, सी की इक्वल आ गई। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ से सी की वैल्यू को उठाना है और किस इक्वेशन में लगाना है, इक्वेशन नंबर 4 में हम क्या कर देंगे, इसे पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो कैसे पुट करते हैं जी, जी इक्वेशन नंबर 4 में हम पुट करने लगे हैं। तो अगर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 क्या थी पहले वो देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 थी x इज इक्वल टू के टी प्लस सी थी। अब इसमें हमारे पास वैल्यू अगर हमने पुट की तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, के टी प्लस 0 हो जाएगा। तो दैट्स मीन x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, के टी। इक्वेशन नंबर आपके पास क्या बन गई, 5 बन गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 है। तो इसमें k जो है वो रेट कांस्टेंट है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो आपके पास क्या है, k क्या है, रेट कांस्टेंट। अगर इसकी वैल्यू भी निकालो तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x ओवर t आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमने जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्या देखते हैं जी, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के का जो है यूनिट चेक कर लेते हैं। अगर जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का यूनिट देखना चाहो तो क्या होगा, यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है आपके पास। ठीक है, क्या यूनिट होगा, अभी हमने देखा कि k इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू आपके पास x ओवर t है। x क्या है आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स पर डीएम क्यूब से। ठीक है, और टाइम t है, टाइम की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, सेकंड के इक्वल हो जाएगी। तो दैट्स मीन यहाँ पे आपके पास k का जो यूनिट आएगा दैट इज मोल्स, मोल्स dm क्यूब -3 एंड सेकेंड -1। तो ये आपके पास निकल आया रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर का यूनिट। ठीक है, क्योंकि कंसेंट्रेशन को जो है वो हमेशा हम मोल्स पर डीएम क्यूब से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जीरो ऑर्डर का क्या देख लेते हैं, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को हम चेक कर लेते हैं। क्या है आपके पास नेक्स्ट इस चीज का, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ क्या होती है, ये बात याद रखनी है कि हाफ लाइफ के वो टाइम जिसमें, हाफ टाइम के अंदर जिसमें आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हाफ हो जाए, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड, इसे आप हाफ लाइफ पीरियड कहते हो। ठीक है, दिस इज हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो आप कह सकते हो एट दैट टाइम टी जो होता है टी 1/2 हाफ टाइम, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जो प्रोडक्ट आपके पास कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, हाफ होगी। हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 82 होगी। आपके पास हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे थे कि जी x इज इक्वल टू क्या है आपके पास, के टी है, x इज इक्वल टू के टी है। तो वैल्यूज को पुट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या चाहिए, टाइम की चाहिए। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, x ओवर के आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने कहा यहाँ पे t जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, t 1/2 के इक्वल है, और x जो है किसके इक्वल है, a 1/2 के। तो दैट्स मीन इस इक्वेशन को हम कैसे बना सकते हैं, t 1/2 आया इज इक्वल टू x की जगह हम क्या लिख देंगे, a/2, और k पहले से मौजूद है। तो आपके पास क्या है जी, कि दिस इज इक्वेशन फॉर द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो रिएक्शन। इस इक्वेशन के जरिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी रिएक्शन का फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब एग्जांपल्स की बात करो तो आपके पास जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल्स की अगर हम बात करें जी, फर्स्ट एग्जांपल कौन सी है आपके पास, फर्स्ट एग्जांपल आप देखो, तमाम फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं दैट आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्यों हैं, देखो आपके पास हमने कहा
फोटोकेमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन जिन्हें होने के लिए किसकी जरूरत होती है, लाइट की जरूरत होती है। वट एवर द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कुछ भी हो, जब तक आपके पास लाइट नहीं होगी, दे रिएक्टेंट्स आर नॉट कंबाइंड टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, मोस्टली कौन से रिएक्शंस होते हैं, आप थोड़ा सा एग्जांपल देखो, तो फोटोसिंथेसिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस मीन आपको बताए जी, आपके पास जो आपके प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं जी, आपके पास ग्लूकोज बनाते हैं। जब तक सनलाइट नहीं होगी, वट एवर द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वट एवर द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। ठीक है, दैट्स में वो कंसेंट्रेशन पे नहीं डिपेंड कर रहा, बल्कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लाइट पे डिपेंड कर रहा है, सनलाइट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली लाइट एब्जॉर्ब होगी तो रिएक्शन होगा, वट एवर द कंसेंट्रेशन इज। तो दैट्स मीन इन केसेस में दीज आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें कंसेंट्रेशन क्या है, जीरो है। सेकेंडली, आपने रिएक्शंस पढ़े होंगे, कौन सा रिएक्शन पढ़ा है, कि जब आपके पास H2 जो है वो Cl2 हैलोजिनेशन, H2 प्लस Cl2 कंबाइन करते हैं तो क्या बना देता है, HCl बना देता है। ये भी आपके पास एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, जिसमें जब सनलाइट होगी तब ये आपस में कंबाइन करेंगे। ठीक है, ये तमाम के तमाम क्या है, आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके अलावा आपने एक और रिएक्शन पढ़ा होगा, दैट इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ किसकी, हैलोजिनेशन आपने पढ़ा होगा जी, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, हैलोजिनेशन है किसकी, CH4 की। ठीक है, इसमें भी जब तक सनलाइट नहीं होगा, आपके पास CH4 कभी भी Cl2 के साथ कंबाइन नहीं होगा। दीज आर, ये रिएक्शंस जो हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो आप कह सकते हो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शंस भी जो है वो एग्जांपल है किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की। ठीक है, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपके पास। हाँ, आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, इसी यहाँ से क्रॉस करो ना, तब वो क्रॉस कर दो, हाँ क्रॉस कर दो, जूम मीटिंग एंड करो। पता नहीं कैसा आया है, लेकिन अब एंड मीटिंग, हाँ एंड मीटिंग करो। टू